दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में। ये वीडियो पार्ट 2 है। हम यहाँ B.Ed सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड यानी पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन के चैप्टर 2 के बारे में आज चर्चा करेंगे। चैप्टर 2 है पाठ्यक्रम के तत्व, उद्देश्य, अंतर्वस्तु, अधिगमकर्ता, अनुभव और मूल्यांकन यानी कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्नर, एक्सपीरियंस एंड एवेल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विद्वान ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है? तो यहाँ ऑप्शन बी यानी व्हीलर, ठीक है, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में निम्न में से कौन सा व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड नहीं है? तो पोषित मूल्य मापदंड के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी वैधता, विविधता, उपयुक्तता ये सभी प्रस्तावित मापदंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह परिभाषा किस विद्वान की? तो यह है अर्बन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता, व्यावहारिकता, व्यापकता ये तीनों ही कार्यक्रम मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं, लेकिन जनमत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। आप विशेष ध्यान दीजिएगा एग्जाम में नहीं या गलत क्यों कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम जल्दी से करते समय गलत कर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्न में से कौन सी सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है? तो यह है दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, ये बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है, पथ का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो मॉसमैन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निम्न में से कौन सा अंतर्वस्त चयन का गौण मानदंड नहीं है? शिक्षार्थी की आवश्यकताएं एवं उपलब्धियां, अधिगम योग्यताएं, उपयोगिताएं या व्यावहारिकताएं। तो आप देखिए फिर से, निम्न में से कौन सा अंतर्वस्त चयन का गौण मानदंड नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा व्यावहारिकता। बाकी ये तीनों अंतर्वस्त चयन के गौण मानदंड के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः मापन होता है गुणात्मक रूप। निम्न में से कौन सा कक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? छात्र में व्यवहार का परिवर्तन, पाठ्यक्रम प्रक्रिया के सभी पक्षों का मूल्यांकन करने पर छात्र पर प्रेरणा तथा अधिगम पर प्रभाव या प्रत्यक्ष तथा दूसरों के द्वारा अनुभवों से संतुलित स्थापित करना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विज्ञान, क्योंकि विज्ञान के द्वारा ही सूक्ष्म निरीक्षण या किसी भी चीज के विश्लेषण की भावना उत्पन्न होती है। उद्देश्य के निर्माण की आवश्यकता को किस विद्वान ने एलिस एवं चेस्टर कैथ के वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है? यह है एडवर्ड ए क्रग। इसमें एलिस एंड चेस्टर कैट दो व्यक्ति हैं जो आपस में एक रोल प्ले करते हैं छोटा सा, उनका वार्तालाप है, उसको किसने व्यक्त किया है? एडवर्ड ए क्रग ने। शिक्षा के उद्देश्यों को कितने प्रकार हैं? शिक्षा के उद्देश्य के 2 प्रकार हैं। शिक्षण एवं अधिगम किसके द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है? तो शिक्षण एवं अधिगम अनुभव के द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है। जितना अनुभव होगा उतना शिक्षण और अधिगम यानी कि शिक्षा देने की क्रिया कलाप और सीखने की योग्यता, ये दोनों ही प्रभावशाली हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस विद्वान ने पाठ्यक्रम संरचना को 5 पदों में बांटा? तो ये बांटा है व्हीलर ने, ठीक है। ये वृत्ताकार शेप में इन्होंने सर्कुलर में इसको अपनी संरचनाओं को बांटा हुआ है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो पाठ्य पुस्तकें जो है मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है, जबकि क्रमबद्धता, विश्वसनीयता, व्यापकता ये तीनों ही मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं। शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? तो शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति दार्शनिक होती है। निम्न में क्या अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में आवश्यक नहीं है? तो सभी में अधिगम अनुभवों के उद्देश्य से सीधे संबंधित हो, अधिगम अनुभव विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो, अधिगम अनुभव बालकों की परिपक्वता के अनुसार हो, अधिगम अनुभव का चुनाव एक ऐसे विशेष क्षेत्र के लिए हो
तो इसमें ऑप्शन डी अधिगम अनुभव का चुनाव एक क्षेत्र विशेष के लिए हो, ये सही आंसर होगा। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक क्रियाशील प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व किसका है? पाठ्यक्रम निर्माताओं का। शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण का दायित्व किसका है? पाठ्यक्रम निर्माताओं का। शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है, यह कथन किसने कहा था? यह ओटावे का कथन है। निम्न में से कौन सा अधिगम संसाधन नहीं है? तो व्यवहारिकता, जैसा कि आप ऊपर भी एक बार कर चुके हैं इसको। शैक्षिक समाज के शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुख स्रोत हैं समाज, व्यक्ति, ज्ञान, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये तीनों ही शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुख स्रोत हैं। पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? जनमत का विकास करना। व्हीलर के पाठ्यक्रम संरचना के 5 सोपानों में कौन सा गलत है? तो इनके 5 सोपान है लक्ष्य एवं उद्देश्य पर अंतर्वस्तु का चयन, अधिगम अनुभवों का चयन, और 5वां है मूल्यांकन उद्देश्यों का निर्धारण करना। जबकि यहाँ पर पूछा है गलत नहीं है, तो वह हो जाएगा जीवन से तादात्म्य। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने अपना खुद से अलग से लिखा हुआ है। जो इनका 5वां है, पहला लक्ष्य, दूसरा उद्देश्य, तीसरा अंतर्वस्तु, चौथा अधिगम अनुभवों का चयन, और 5वां है मूल्यांकन उद्देश्यों का निर्धारण। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 7 का। मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। यह कथन किसका है? यह है वुड्स का। ये था आपका चैप्टर 2। आइए चैप्टर 3 पर चलते हैं। चैप्टर 3 पेपर 7 का है, जिसका नाम है प्रभावशाली शिक्षण और पाठ्यक्रम की भूमिका, रोल ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षण अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित करता है, जिसे कम परिपक्व व्यक्तित्व की शिक्षा को अग्रसर करने के लिए प्रारूपित किया जाता है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो एच.सी. मॉरिसन के द्वारा दी गई है। जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, माफ कीजिएगा। उपरोक्त कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो यह है किलपैट्रिक का। किलपैट्रिक ने कहा था जब तक बालक सीखता नहीं, यानी कि शिक्षक ने पढ़ाया नहीं है। शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं? तो शिक्षण के पक्ष होते हैं 3। शिक्षण किसी न किसी रूप में कब से चलता आ रहा है? तो ये आदिकाल से चलता रहा है, यानी काफ़ी प्राचीन समय से चलता हुआ आ रहा है। किसी न किसी अवस्था में शिक्षण की प्रक्रिया चालू है। शिक्षण के व्यक्तित्व से कौन प्रभावित होता है? तो शिक्षण के व्यक्तित्व से छात्र प्रभावित होता है, क्योंकि शिक्षक और छात्र दोनों ही एक दूसरे के परस्पर आमने सामने होते हैं। शिक्षण के मध्य छात्र होता है श्रोता, क्योंकि शिक्षण होता है वक्ता, शिक्षक होता है वक्ता शिक्षण में, और जो छात्र होता है वो श्रोता होता है, सुनने का काम करता है। इनमें से कौन सी प्रणाली व्यवस्था के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है? तो मुक्तात्मक शासन प्रणाली, ये आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है। किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण में शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है? तो हस्तक्षेप रहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां, शासन के स्वरूप के अतिरिक्त भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है? तो ये होता है परामर्श न लेना। शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या नहीं है, शिक्षण एक उपचार नहीं है, ये गलत है। बाकी शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण एक स्वदेश प्रक्रिया, शिक्षण एक निर्देशन है, ये सभी इन्हीं शिक्षण की प्रकृति की ही व्याख्या के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण के कितने प्रमुख चरण हैं? तो शिक्षक के 3 प्रमुख चरण हैं। शिक्षण एक खेल है, या अंतःक्रिया है, या समस्या है, या निदान है? तो शिक्षण एक अंतःक्रिया है, क्योंकि टीचिंग इंटरली आपको इफेक्ट करती है। शिक्षण के सभी पक्षों नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण एवं मूल्यांकन का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन आश्रित चर के रूप में कार्य करता है, यानी कौन आश्रित रहता है? तो छात्र आश्रित रहता है किसके ऊपर? शिक्षक के ऊपर, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत।
छात्र को किसके द्वारा नियोजित, व्यवस्थित एवं प्रस्तुत शिक्षण के अनुरूप ही क्रियाशील होना पड़ता है? तो छात्र को शिक्षक के द्वारा ही नियोजित, व्यवस्थित एवं प्रस्तुत शिक्षण के अनुरूप क्रियाशील होना पड़ता है। इनमें से कौन मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है? तो अधिगम, यानी कि हम जो हमारा जन्म होता है जब से लेकर के और हमारी मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जिसे अधिगम कहते हैं। अनुभवों तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार एवं परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यह किस विद्वान का मत है? तो यह है गेट्स का। कौन बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है? शिक्षण। अनुबंध, प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं शिक्षण सभी का आयोजन एवं व्यवस्था किसके लिए की जाती है? अधिगम के लिए, सीखने के लिए। शिक्षण सर्वाधिक बौद्धिक अभिव्यक्ति वाली एक व्यापक क्या है? प्रक्रिया है। एन इंस्ट्रक्शनल थियोरी पुस्तक के लेखक हैं हार्सफोर्ड। अनुदेशन व्यक्तित्व के किस पक्ष को प्रभावित करता है? ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करता है अनुदेशन व्यक्तित्व। शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा चर नहीं होता है? तो शिक्षण प्रक्रिया में समाचार नहीं होता है, बाकी शिक्षक, छात्र, पाठ्यवस्तु ये तीनों ही शिक्षण के चर हैं। शिक्षण चरों की प्रमुख क्रिया नहीं है समस्या। प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है? तो निदानात्मक। किस कार्य का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना होता है? तो उपचारात्मक व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण की संरचना का पक्ष नहीं है? मौन स्वीकृति। तो ये